नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पाठ 4 भारत की साहित्यिक विरासत में आज हम परिचय प्राप्त करेंगे भारत के प्राचीन विद्यापीठ। पढ़ाने से पहले ही मैं आपको जानकारी दे देना चाहूँगा कि इसमें 4 प्रकार के विद्यापीठ का हम परिचय प्राप्त करेंगे। नालंदा विद्यापीठ, तक्षशिला विद्यापीठ, वाराणसी विद्यापीठ, वल्लभी विद्यापीठ। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है नालंदा विद्यापीठ, तक्षशिला विद्यापीठ, वल्लभी विद्यापीठ। 4 में से 3 आपको संक्षिप्त टिप्पणी में पूछा जाएगा। अत्यंत उपयोगी प्रश्न हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। भारत के प्राचीन विद्यापीठ। सर्वप्रथम नालंदा के विषय में। बिहार के पटना जिले के बड़गांव नामक गांव के पास प्राचीन नालंदा विद्यापीठ स्थित है। भारतीय संस्कृति में बौद्ध और जैन परंपरा में नालंदा का बहुत अधिक महत्व है। जो विद्यार्थी बिहार के रहने वाले हैं वह अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से नालंदा विद्यापीठ को देख सकते हैं, और जो बिहार के न रहने वाले हैं वे भी बिहार जाकर इस नालंदा विद्यापीठ को देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो नालंदा विद्यापीठ बिहार के पटना जिले के बड़गांव नामक गांव के पास प्राचीन नालंदा विद्यापीठ स्थित है। इसके अंदर बौद्ध और जैन परंपरा दोनों देखने को मिलता है। इस प्राचीन विद्यापीठ में महावीर स्वामी ने 14 चतुर्मास किया था। 14 चतुर्मास मतलब आप समझ सकते हो, 14 महीने को आप मल्टीप्लाई गुणा करके आप उसको निकाल सकते हो कि महावीर स्वामी ने कितना उपवास रखा था। इसलिए यह स्थल जैन तीर्थ बना। 5वीं सदी में कुमारगुप्त ने यहाँ एक विहार बनवाया था। उसके बाद नालंदा की प्रसिद्धि में वृद्धि हुई थी। वहाँ हजारों हस्तलिखित ग्रंथों के अमूल्य भंडार थे। हस्तलिखित मतलब हाथों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। नालंदा विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय यानी भारत के अलावा भी विश्व के देशों में से वहाँ विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे। भारतीय संस्कृति का यह एक तीर्थधाम था। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। भारतीय संस्कृति का यह एक तीर्थधाम था। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। महान यात्री ह्यूएन सांग भी यहाँ आया था। आज इस महान विश्वविद्यालय के मात्र खंडहर ही देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं चीन का महान यात्री जिसका नाम था ह्यूएन सांग, जो यहाँ पे आया था। लेकिन आज वर्तमान समय में नालंदा विश्वविद्यालय का मात्र खंडहर ही देखने को मिलता है। फिर भी इन खंडहरों में घूमते घूमते भी देश की भव्य संस्कृति की एक झांकी देखी जा सकती है। झांकी देखी जा सकती है मतलब एक प्रकार का उसके अंदर ये प्रतिबिंब देखा जा सकता है कि प्राचीन समय में इसकी संस्कृति कितनी भव्य रही होगी। नालंदा से पढ़कर बाहर निकलने वाला विद्यार्थी भारत का आदर्श विद्यार्थी माना जाता था। इस वाक्य रचना से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे विश्व में नालंदा विश्वविद्यालय की मुख्य अहमता, महत्व कितना था कि उससे पढ़कर बाहर निकलने वाला विद्यार्थी भारत का आदर्श विद्यार्थी माना जाता था। एक आदर्श विद्यार्थी नालंदा विद्यापीठ की एक महत्वता दर्शाता है। ईसा की 5वीं से 11वीं सदी के दौरान नालंदा शिक्षा का सर्वोत्तम केंद्र था। इस समय भारत में विश्व के श्रेष्ठ ग्रंथालय थे। ग्रंथालय का मतलब आप समझते हैं लाइब्रेरी, पुस्तकालय। तक्षशिला तथा नालंदा विद्यापीठ के ग्रंथालयों में अध्ययन और संशोधन करने के लिए देश विदेश से अनेक विद्यार्थी आते थे। इनमें से मात्र ह्यूएन सांग 657 हस्तलिखित ग्रंथ अपने साथ चीन ले गया था। और आज वर्तमान समय में देख सकते हैं चीन की प्रगति और विकास कितनी आगे है भारत की तुलना में। ठीक है, ह्यूएन सांग यहाँ से 657 हस्तलिखित ग्रंथ अपने साथ ले गया था।
तक्षशिला और नालंदा विद्यापीठ के ग्रंथालय ऐसे महान थे कि जहां लोग अध्ययन करने के लिए, संशोधन करने के लिए देश विदेश से अनेक विद्यार्थी आते थे। 7वीं सदी में यूएन सांग ने मुलाकात की थी। महाविद्यालय में 7 बड़े भवन थे। व्याख्यान के लिए अर्थात लेक्चर के लिए 300 व्याख्यान कक्ष, जिसे वर्तमान भाषा में कह सकते हैं कि 300 से ज़्यादा क्लासरूम थे, वर्गखंड थे। विद्यार्थियों के रहने के लिए खास मठ बनाए गए थे। मठ अर्थात जिसे आज वर्तमान समय में हॉस्टल के जो रूम होते हैं उस तरह से हॉस्टल बनाया गया था। विद्यापीठ के निर्वाह के लिए कई गांव दान में मिले थे। गांव से प्राप्त आय से विद्यार्थी को निःशुल्क अर्थात मुफ्त में भोजन और वस्त्र दिया जाता था। यहाँ के ग्रंथालय वाला क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था। ईस्वी सन की 5वीं से 11वीं सदी तक नालंदा की प्रसिद्धि विद्या केंद्र के रूप में थी। तो ये आपने परिचय लिया नालंदा विद्यापीठ, जहाँ पर विद्यार्थियों को रहने के लिए खास मठ बनाए गए थे और विद्यार्थियों के जीवन निर्वाह के लिए वहाँ के राजाओं ने कई गांव दान में दिया था। और उस गांव से राजा लोग किसी भी प्रकार का कर वसूल नहीं करते थे। वो गांव में से जो भी आय प्राप्त होता था वह विद्यार्थियों को भोजन और वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता था, जो विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप से, मुफ्त रूप से पहुंचाया जाता था, भोजन और वस्त्र। जो भी यहाँ पर ग्रंथालय वाला क्षेत्र होता था उसे धर्मगंज कहते थे। ईस्वी सन की 5वीं सदी से 11वीं सदी तक नालंदा विद्या केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। दूसरा विद्यापीठ जिसका नाम है तक्षशिला, वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी से पश्चिम प्राचीन तक्षशिला विद्यापीठ थी। यह प्राचीन समय में गांधार प्रदेश की राजधानी का शहर था। इस विद्यापीठ में 64 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। आप अनुमान लगा सकते हैं उसमें 64 विद्याएं थी। अभी विद्यार्थियों को 6 से 7 पुस्तकें पढ़ने में ही उनकी जो परिस्थिति होती है उसका विचार कर सकते हैं, और वहाँ 64 विद्याओं को सिखाया जाता था। यहाँ अधिकतर विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। भगवान बुद्ध के शिष्य जिनका नाम था जीवक ने यहाँ आयुर्वेद का पाठ सीखा। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने भी यहाँ अध्ययन किया था। एक दंत कथा के अनुसार, दंत कथा अर्थात एक मान्यता के द्वारा, एक लोक के मान्यता के आधार पर कथा के अनुसार रघुकुल में जन्म लेने वाले राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर से ही इस स्थल का नाम रखा गया है। 7वीं सदी में यह महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। विद्यार्थियों को जिस विषय में रुचि हो उसी की शिक्षा दी जाती थी। मतलब इस वाक्य का अर्थ यह है कि विद्यार्थियों को 64 विद्याओं में से जिस विषय में ज्यादा रुचि हो पहले उसी विषय का ज्ञान दिया जाता था। अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा सकता था। फिर भी एक सामान्यतः नियम बनाया गया था कि एक शिक्षक के पास लगभग 20 विद्यार्थी पढ़ते थे। वाराणसी, राजगृह, मिथिला और उज्जैन जैसे दूर के नगरों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आते थे। वाराणसी के राजकुमार यही शिक्षा प्राप्त करते थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, व्याकरण शास्त्री पाणिनि और राजनीतिज्ञ कौटिल्य ने भी यही शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसा माना जाता है। ये जितने भी मैंने नाम बताए हैं ये आपको टिप्पणी के रूप में तो याद करना ही है, साथ में विकल्प और एक एक वाक्य में भी आपको याद रखना है। तक्षशिला उच्च शिक्षा का केंद्र था। सामान्य स्थिति में विद्यार्थी गुरु के घर रहकर पढ़ते थे। सामान्य स्थिति अर्थात मतलब जो मध्यम वर्ग के, गरीब वर्ग के विद्यार्थी होते थे वह विद्यार्थी गुरु के घर रहकर पढ़ते थे। यहाँ वेद, शास्त्र क्रिया, गज विद्या मतलब हाथी के बारे में, धनुर्विद्या धनुष और बाण के बारे में, व्याकरण, तत्वज्ञान, युद्ध विद्या, खगोल, ज्योतिष वगैरह की शिक्षा दी जाती थी।
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य और स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। 5वीं सदी के आरंभ में चीन के फाहियान ने इस स्थल की मुलाकात की थी। इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं आप कि चीन हमेशा भारत के विद्यापीठ की मुलाकात करते रहा और उनसे अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करता रहा। तीसरा विद्यापीठ जिसका नाम है वाराणसी और ये काशी में स्थित है। वाराणसी यात्रा धाम के रूप में प्रसिद्ध है। ईस्वी सन पूर्व 7वीं सदी में यह भारत का प्रसिद्ध विद्या केंद्र था। उपनिषद काल में यह आर्य संस्कृति और धर्म के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसके राजा अजातशत्रु उपनिषद कला में एक तत्वज्ञानी और विद्या के पोषक थे। व्यास संहिता में महर्षि वेद व्यास का आश्रम यही होने का उल्लेख है। भगवान बुद्ध ने अपने मत के प्रचार और प्रसार के लिए वाराणसी को पसंद किया था। आदि शंकराचार्य जैसे समर्थ तत्वज्ञ को अपने वेदांत के नूतन सिद्धांत अर्थात नए सिद्धांत की स्वीकृति के लिए काशी जाना पड़ा था। चैतन्य महाप्रभु और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी ने भी अपने वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा यही प्राप्त की थी। ये वाक्य आपको विकल्प के रूप में पूछा जाएगा, इसलिए खास याद रखना है। पंजाब के विद्वान परिवारों को जब स्थानांतरण करना पड़ा तब वे मुख्य रूप से काशी और कुछ संख्या में कश्मीर जाकर बसे। पंजाब के विद्वान परिवारों को जब स्थानांतरण करना पड़ा तब वे मुख्य रूप से काशी और कुछ संख्या में कश्मीर जाकर बसे। अन्य राजाओं के राजकुमार भी यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते थे। सम्राट अशोक के आश्रय से वाराणसी का सारनाथ मठ प्रसिद्ध विद्याधाम बना। अब हम तीसरा परिचय प्राप्त करते हैं जिसका नाम है वल्लभी। वल्लभी के बारे में विद्यार्थी मित्रों आप सभी लोग 9वीं क्लास में संस्कृत में भी पढ़ चुके हैं। चौथा नंबर वल्लभी विद्यापीठ ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में गुजरात का यह विद्याधाम एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। वल्लभी को विशाल और अत्यंत प्रसिद्ध विद्याधाम बनाने में मैत्रक वंश के तत्कालीन शासकों और नागरिकों का विशेष योगदान था। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना। मैत्रक वंश किसने इसको प्रसिद्ध बनाया? मैत्रक वंश ने। 7वीं सदी में भिक्षुक विद्यार्थी रहते थे। तब वल्लभी बौद्ध मत के हीनयान पंथ का केंद्र था। 7वीं सदी के मध्य में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान स्थिरमती और गुणमती वल्लभी के अग्रणी आचार्य थे। ये दोनों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, स्थिरमती और गुणमती, जो वल्लभी के अग्रणी आचार्य थे। सुदूर गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र से ब्राह्मण विद्यार्थी यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते थे। चीनी यात्री इत सिंह ने लिखा है कि वल्लभी पूर्वी भारत के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान नालंदा से स्पर्धा करती थी। मतलब वल्लभी का इतना महत्व बताया गया है कि वो नालंदा विद्यापीठ की तुलना में उसको लिया गया और दोनों एक समान थे। इस तरह की स्पर्धा की बात कही गई है। वल्लभी एक राजधानी और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। ईस्वी सन 480 से ईस्वी सन 775 तक ईस्वी सन 480 से ईस्वी सन 775 तक वल्लभी के शासक मैत्रक राजा भी विद्या और विद्यापीठ के महान आश्रयदाता थे। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि मैत्रक वंश के राजा बौद्ध नहीं थे, सनातनी थे। तो इस बात से यह पता चलता है कि मैत्रक वंश के राजा बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, सनातनी थे, ब्राह्मण थे। फिर भी उन्होंने विद्या और विद्यापीठ को आश्रय दिया, फिर भी संस्था की सहायता करते थे। ईस्वी सन 775 में अरबों ने आक्रमण किया और मैत्रक वंश के राजा पराजित हुए तथा विद्यापीठ बंद हो गया। यहाँ प्रसिद्ध विद्वानों के नाम दरवाजों पर लिखे जाते थे। विद्वान राज्यसभा में
अपना पांडित्य दिखाकर राजतंत्र में ऊंचे अधिकार प्राप्त करते थे। पांडित्य दिखाना मतलब जिस तरह से अभी वर्तमान समय में कहे तो वहां पर विद्वानों के बीच स्पर्धा होती थी, कंपटीशन होता था। जो उस प्रतियोगिता में जीत जाए उसे राजा महाराजा अपने राज्य में ऊंचा स्थान ग्रहण करवाते थे, ऊंचा पद देते थे और अपने राज्य और महाराज्य, राजा महाराजा अपने राज्य का, अपने देश का, है ना, शोभा बढ़ाते थे। इस तरह का पांडित्य दिखाकर विद्वान लोग राजसभा में, राजतंत्र में ऊंचे अधिकार प्राप्त करते थे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने भारत के प्राचीन विद्यापीठ के बारे में जानकारी लिया। फिर से वही बात दोहराऊंगा, मेहनत और लगन से तैयारी करते रहे ताकि आप अपने समय का सदुपयोग कर सके। धन्यवाद।